जो यूपीएससी का पेपर हुआ था, एएमओ का पेपर हुआ था एमसीडी वाला, उसमें 3 क्वेश्चन इसी चैप्टर से आ गए थे। अलग एक ही क्वेश्चन 3 बार आ गया था। तो ऐसा नहीं है कि इम्पोर्टेंट है चैप्टर। चैप्टर का नाम क्या है? रस विशेष विज्ञान अध्याय। ठीक है। चैप्टर का नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, बट चैप्टर के कंटेंट इम्पोर्टेंट है, वो हम देखेंगे। इसमें क्या है ना, मतलब कि जो हमारे रस है, जैसे मधुर, अम्ल, अम्ल, लवण, रस, जो भी है उनके गुण के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, मतलब मधुर रस क्या क्या कर सकता है, अम्ल रस क्या क्या करता है, थोड़ा सा वो डिटेलिंग है। चरक में भी ये मेंशन है। चरक वाला आप लोगों ने अभी नहीं ना पढ़ा है वहां पे? वहां पे चरक में आपने 26वां 27वां चैप्टर छोड़ रखा है ना, सूत्र का। Yes, sir. 26 27 शायद छोड़ Yes, रखा है। sir. शायद Super. शायद ही मेरा हो। चलो ठीक है, देखते हैं। अ- हिंदी देख रहे हैं आराम से। आकाश, वायु, अग्नि, जल और भूमि मतलब पृथ्वी, इनमें क्रमशः एक एक गुण की वृद्धि होने से आपको पता है कि मतलब हर एक मतलब जो महाभूत है उसके अंदर एक गुण है। जैसे आकाश के अंदर क्या है? शब्द है। वायु के अंदर क्या है? स्पर्श है। अग्नि के अंदर क्या है? रूप। हम याद करते हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इसको इसी सीक्वेंस में याद करते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। और उसके अंदर गुण क्या क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। बहुत सिंपल से क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये पंच महाभूत है सीक्वेंस में। पहले नंबर पे आकाश है और लास्ट में क्या है? पृथ्वी है। उसी तरह इनके गुण क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। शब्द किसका है? आकाश का। वायु का स्पर्श, अग्नि का रूप, और रस है जल का, और पृथ्वी का गंध। अर्थात आकाश, अब देखते हैं, आकाश में शब्द गुण, वायु में शब्द और स्पर्श गुण। मतलब क्या है कि जो आकाश है उसमें केवल और केवल शब्द गुण है, लेकिन वायु में शब्द प्लस स्पर्श दोनों आ गया। अग्नि में शब्द, स्पर्श और रूप तीनों आ गया। जल में ऊपर के तीनों प्लस जल का जो शब्द है वो आ गया। और पृथ्वी में जो ऊपर के 4 है प्लस गंध, ये पांचों गुण हो गया। मतलब जो ऊपर वाले हैं, जैसे आकाश है तो उसमें सिर्फ एक गुण है, वायु में सिर्फ 2 गुण है, मतलब 1+1 ऐसे है। तो वो सब गुण रहे, मतलब पांचों महाभूत में पांचों पांचों गुण रहते हैं, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन क्या होता है ना, एक महाभूत में ना एक मतलब गुण की अधिकता होती है, उसकी वजह से उसको कहते हैं कि सप्त गुण प्रधान है या स्पर्श रूप प्रधान है। वही हिंदी में ये कह रहा है कि इस तरह रस में जल से उत्पन्न, शब्द, रस, ये पांचों गुण होते हैं। इस तरह रस जल से उत्पन्न होता है। मतलब हमको पता है कि जो रस की उत्पत्ति होती है जल से होती है। इन भूतों के परस्पर संयोग, परस्पर अनुग्रह तथा परस्पर अनुप्रवेश, एक दूसरे के अंदर प्रवेश होने से सर्वभूतों में, मतलब सभी भूतों में सर्वभूतों का अथवा गुणों का सानिध्य रहता है। जिसका उत्कर्ष होता है, मतलब जिसका बाहुल्य होता है, उसी के नाम से उसका ग्रहण होता है, एवं जिसका अपकर्ष होता है उसका नाम से ग्रहण नहीं होता। यही चीजें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पंच महाभूत में हर कुछ है। ठीक है। लेकिन जिसमें जो चीज ज्यादा बाहुल्य है उसके बेस पे उसको कह दिया गया। आपको याद क्या करना है मेनली? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। और सब में क्या है? सब, अगर आपसे पूछा जाए कि अग्नि में क्या क्या गुण है, तो अग्नि में मेनली क्या गुण है? ऊपर के दोनों और प्लस रूप। अगर अग्नि में केवल मतलब ज्यादा गुण क्या है, तो रूप वाले। क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा, क्वेश्चन इतना नहीं पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा अग्नि में कौन सा गुण प्रधान है, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ, रूप, रूप वाला। बहुत छोटे से क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ये वाला अंडरलाइन कर लीजिएगा। परस्पर संसर्गात, परस्पर अनुग्रहात और परस्पर अनुप्रवेशात, ये सुश्रुत में आया हुआ लाइन है। ये भी श्लोक आया हुआ था, बहुत पुराने पेपर में आया हुआ था, पहले जब पीजी का पेपर हुआ था। तो ये किसने बोला है? सुश्रुत ने बोला। और किसके लिए बोला है? पंच महाभूत के गुणों के लिए, कि हर में इस तरह से मिला हुआ रहता है। क्वेश्चन आया हुआ है ये, पीजी में क्वेश्चन आया था ये। फिर आगे देखते हैं। ये जलीय रस अन्य भूतों के संसर्ग से परिपक्व हो गए, छह छह प्रकार का हो जाता है। ठीक है, अब यही क्या है ना, जो पंच महाभूत है ना, वो क्या होता है? ये जलीय रस अन्य भूतों के संसर्ग से परिपक्व हो गए 6 प्रकार का हो जाता है। यही क्या होता है? 6 प्रकार के हो जाते हैं। और 6 प्रकार के कैसे हो जाते हैं? ये जो रस होते हैं ना, वो 6 प्रकार के हो जाते हैं। जैसे मधुर, आपको पता है रस कितने होते हैं? 6 प्रकार के। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। ये रस पुनः परस्पर संयोग से कितने प्रकार के हो जाते हैं? 63 प्रकार के हो जाते हैं। ये भी आपने पहले देखा होगा चरक में, ये पता है। रसों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। और परस्पर एक दूसरे से मिलने से कितने हो जाते हैं? 63 प्रकार के हो जाते हैं। ये समझ में आया कैसे 63 प्रकार के होते हैं? किसी को याद है? हल- सब शांत? आवाज आ रही है मेरी?
आवाज तो आ रही आ रही है सर। तो वे है, तिरसठ आवाज आ कैसे हो रही जाते हैं रस पर मिलके, कोई बताएगा? क्या परस्पर कैसे मिलेंगे? मान के चलिए ना, कोई एक रस का होगा द्रव्य, कोई दो रस का होगा, कोई तीन रस का होगा, कोई मान लीजिए मधुर रस का है, कोई मधुर अम्ल का है, तो कोई अम्ल और लवण का होगा। ऐसे मिला के आप करिएगा ना, छह रसों को परस्पर मिलाइएगा तो कितना हो जाते हैं? 63 प्रकार के हो जाते हैं। ये सब छोटी छोटी चीज है, ये तो आप चरक में भी देख कर आए हैं। एकदम सब साइलेंट पड़े हुए हैं। ठीक है, षड रसों में पृथ्वी और जल गुणों के बहुताल से। अब क्या कह रहा है कि हर एक रस में ना क्या होगा, दो दो महाभूत प्रधान होता है। ये चरक में देखा है हमने। यस सर। कैसे देखा? मधुर में कौन सा रस प्रधान होता है? गुरु। क्या? जप्पा जा वा वा जल। वीपी मैंने जल। दिया। हाँ, जल और जप मतलब जल और पृथ्वी, देखिए आया। पृथ्वी। हाँ, पृथ्वी। जल पृथ्वी। ये सब पहले की चीज है, ये यहीं पे रिवाइज हो रहा है। मुझे लगा था आप लोग तुरंत तुरंत जवाब देंगे। षड रसों में पृथ्वी और जल के गुण का बहुलता से मधुर रस होता है। ठीक है, पृथ्वी और जल से कौन सा रस हो रहा है? मधुर रस। और फिर मधुर। पृथ्वी पृथ्वी और अग्नि गुण से क्या हो रहा है? अम्ल रस। आम्ल। आम्ल। जल और अग्नि से लवण। लवण। लवण रस। वायु और अग्नि से कटु। कटु। वायु और आकाश से तिक्त तेक। रस। और पृथ्वी और पवन से कषाय रस। कषाय। चरक का सेम है कि कुछ चेंज है चरक का? अच्छा। क्या चरक ने सेम बोला या अलग बोला है? सर मधुर में उन्होंने सोम गुण प्रधान बोला, बाकी तो सब सेम ही है। मथुर में सोम गुण प्रधान ही है। महाभूत की मैं बात पूछ रहा हूँ, कौन सा महाभूत है? देखिए ये महाभूत अच्छा। की बात हो रही है। तो लवण सेम है सर। सेम ही है ना? हम्म। एक बार चरक का देख के फिर आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, सेम ही है। ठीक है, इनमें क्या है? मधुर और लवण रस वात को नष्ट करते हैं। मतलब मधुर आपको पता है कटु तिक्त कषाय बढ़ाता है, मधुर अम्ल लवण वात को नष्ट करते हैं। फिर मधुर तिक्त और कषाय पित्त को नष्ट करते हैं। और कटु तिक्त कषाय क्या करते हैं? कफ को नष्ट करते हैं। ये भी पता है आप लोगों को। जी सर। यस मधुर सर। अम्ल लवण वात को घटाते हैं, कटु तिक्त कषाय कफ को घटाते हैं, और मधुर तिक्त कषाय पित्त को नष्ट करते हैं। तो मधुर तिक्त कषाय पित्त को नष्ट करते हैं, तो पित्त को कौन से तीन रस बढ़ाते हैं राहुल? राहुल, हम। जी म- पित्त को जी। अगर तीन रस घटा रहे हैं मधुर तिक्त कषाय, तो कौन से तीन रस बढ़ा रहे होंगे? सर इसके अलावा जो आम। बचे जो है, अरे रुक जाइए राहुल, बताइए, आप बताइए। आम्ल। अरे आम्ल राहुल बता और दीजिए। लवण और सर कटु। हाँ, अम्ल लवण कटु क्या करते हैं हमारे, जो पित्त को है बढ़ाते हैं। ठीक है, यहाँ पे बढ़ाते ध्यान रखिएगा, मतलब छोटी छोटी चीजें हैं, दिमाग को थोड़ा अपना वो कीजिए, एक्टिव कीजिए। फिर आगे देखते हैं। इनमें से वायु वायु से उत्पन्न होता है, पित्त अग्नि से, और कफ किससे? जल से या सोम से उत्पन्न होता है। इसको छोड़ दीजिए, ये दोषों के वर्धक। फिर क्या कह रहे हैं? जो जैसा होता है उसके योनि दोष के वर्धक होते हैं। कुछ आचार्य कहते हैं कि जगत अग्नि रूप और सौम्य रूप होने से रस भी सौम्य और आग्नेय है। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि जो भी रस है ना वो सिर्फ सौम्य और आग्नेय है, छह रस नहीं होते, सिर्फ दो ही रस होते हैं। तो उनकी बातें हम नहीं मानेंगे, दो ही प्रकार के होते हैं। उनकी बातें नहीं मानेंगे, लेकिन फिर भी आगे देखते हैं। जैसे कहते हैं, जैसे जगत क्या होता है अग्नि और सौम्य रूप होने से रस भी सौम्य और आग्नेय, ऐसे दो ही प्रकार के होते हैं। तो इनमें मधुर तिक्त और कषाय। मधुर तिक्त कषाय क्या हो गया? जो पित्त का शमन कर रहा है, यही है ना। मधुर तिक्त कषाय पित्त का शमन हो कर रहा है, तो अग्नि को घटाएगा तो क्या होगा? सौम्य होंगे। और कटु और अम्ल लवण क्या होंगे? आग्नेय होते हैं, क्योंकि ये पित्त को बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने यही चीजें मेंशन की है। देख रहे हैं आप लोग? समझ में आ रहा है ना कि मतलब उसी बात को दोबारा ये कह दिया कि मधुर तिक्त कषाय क्या करेंगे? पित्त का शमन करेंगे तो क्या होंगे? सौम्य होंगे। कटु अम्ल लवण पित्त को बढ़ाएंगे तो क्या होंगे? आग्नेय होंगे। उसी तरह मधुर अम्ल लवण क्या करेंगे? रस स्निग्ध होंगे तथा भारी होते हैं। तथा कटु तिक्त कषाय मधुर अम्ल और लवण स्निग्ध तथा भारी होते हैं। तथा कटु तिक्त और कषाय ये कैसे होते हैं? रुक्ष और लघु होते हैं। सौम्य रस शीत और आग्नेय आग्नेय रस उष्ण होता है। अब कोई बताएगा कि मधुर अम्ल और लवण रस क्यों भारी क्यों है?
अगर आपसे इंटरव्यू में पूछता है कि भैया बताओ कि मधुर अम्ल लवण ही क्यों भारी है, कटु तिक्त कषाय क्यों हल्का है? गुरु गुण सर इंक्रीज करता है, स्निग्ध क्या होता है सर, स्निग्ध होता है, स्निग्ध होने से क्या कोई भारी हो जाएगा? कफ गुण इंक्रीज होता है। अरे आप ये सोचिए ना कि कौन से महाभूत से बने हैं, मधुर कौन से महाभूत से बना है? पृथ्वी जल और पृथ्वी जल हाँ, पृथ्वी और जल। तो जहां पे पृथ्वी और जल आ रहा है तो क्या हो रहा है, वो अपने आप ही भारी हो जाएगा। हाँ सर। ठीक है ना? इसकी वजह से ये भारी हो रहा है। और कटोत्तिष्ठ में क्या है? वायु है, आकाश है, अग्नि है। तो जो लघु गुण आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी में क्या है, जो वेटे सबसे ज्यादा भारी कौन है? पृथ्वी है, उसके बाद जल है, फिर अग्नि, फिर आकाश, सॉरी वायु, फिर आकाश। इसके बेस पे है। हम इंटरव्यू में पूछा वो सवाल है, ये पूछा गया था, तभी मैं आपसे पूछा हूँ। और ऐसा जवाब नहीं, एकदम सटीक जवाब दीजिए कि भारी इसलिए है क्योंकि ये जो बने हुए हैं रस हैं वो किससे बने हुए हैं? पृथ्वी और जल से। जल क्या होता है? अपेक्षाकृत हमारा आकाश वायु और अग्नि से। यूपीएससी का क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। उनमें शीत रुक्ष अब कह रहा है वात के गुण है ये सब। जैसे शीत आपको पता है वायु कैसा होता है? शीत होता है, रुक्ष होता है, लघु होता है, विशद विशद याद रखिएगा कि विशद वायु का गुण है। और विष्टम किसका गुण है? वायु होता है। बाकी आपको पता है कि शीत भी होता है, रुक्ष भी होता है, लघु भी होता है। विशद में हमको लगता है थोड़ा बहुत कंफ्यूजन, तो विशद और विष्टम। जैसे चरक में हमने देखा था, चरक में कितने गुण बताए थे सूत्र स्थान में? 7 गुण बताए थे सबके। जी सत्य सर। रुक्ष लघु शीत खरा। तो वहां पे यहाँ पे कितने गुण है? यहाँ पे 5 ही गुण बताए हैं। और चरक ने वात कला कली अध्याय में कितने गुण बताए थे वात के? 6 गुण बताए थे। कौन सा गुण नहीं बताया था? 2 गुण दारुण गुण जोड़ दिया था सर। शायद। दारुण गुण जोड़ा था सर। दारुण जोड़ा था तो किसको निकाला था? कौन से 2 गुण को निकाला होगा? किसी को निकाला होगा तभी तो। याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा है। देखिए मैं आप लोगों को ना मतलब पुराना पूछूंगा, बहुत जरूरी है। सूक्ष्म और चल को हटा के दारुण गुण लिया था, ठीक है? क्योंकि आपका पेपर करीब आ रहा है और जी ऐसे सर। नहीं काम चलेगा। अभी बहुत सारे फॉर्म आए हुए हैं, पता है आपको? यूपीएससी के फॉर्म आए हुए हैं, एम्स के फॉर्म आए हुए हैं। आप लोग तो तैयारी कर रहे हैं। आप लोग एग्जाम दीजिए आराम से, वो सब भी फॉर्म भरिए और एग्जाम दीजिए, क्योंकि आपकी तैयारी चल रही है। आपको इसका बेनिफिट, जो आप पढ़ रहे हैं इसका बेनिफिट उन पेपरों में भी मिलेगा, लेकिन ये है कि आप उसके लिए जो पुराना पढ़ा है उसको भी तो रिवाइज करते जाइए। सिर्फ ये नहीं कि आप सिर्फ यूपीपीएससी के लिए तैयारी कीजिए, आप बाकी जो फॉर्म आ रहे हैं उसका भी फॉर्म भरिए, उसको भी एग्जाम दीजिए। ठीक है, वायु का क्या क्या गुण मैंने बोला आप ध्यान रखिए। विशद और विष्टम्भ, यहाँ पे 5 ही गुण माना है। सुश्रुत में 7 माना है सूत्र में, और 6 माना है वात कला कली अध्याय में। तथा उसके समान योनि वाला कषाय रस है। पता है कि उसका जो वायु उसका रस कैसा होता है? कषाय रस वाला होता है। कषाय रस वाला शीतल होने से वायु की शीतलता को बढ़ाता है, तथा अपनी रुक्षता से वायु को रुक्षता को बढ़ाता है। लाघव से वायु की लघुता को बढ़ाता है। वैशद होने से वायु की विषदता को बढ़ाता है। तो ये सब इतना पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है। पित्त का देखते हैं। फिर पित्त के लिए क्या बोला गया? उष्ण, तीक्ष्ण, रुक्ष, लघु और विशद। इन गुणों से लक्षण पित्त है। अब देखिए यहाँ पे, अब बहुत सारी गुण देखिए, अगर आप चरक का देखिएगा तो वहां पे ऑलमोस्ट अलग अलग है। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लघु, रुक्ष और विशद, ये सुश्रुत ने पित्त के लिए भी बोला है। तो क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा किसके अनुसार पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है वात के गुण। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो आप चरक ही ये ध्यान रखिएगा। पूछा जा रहा है पित्त के गुण सुश्रुत का है, और वहां पे लिखा हुआ है रुक्ष लघु, तो आप इसको ये गलत मत मानिएगा, क्योंकि उन्होंने माना है यहाँ पे। नितेश देख रहे हैं? जी सर। जैसे हम चरक देखते हैं तो वहां पे लघु गुण पित्त का नहीं है, रुक्ष गुण पित्त का नहीं है, बट सुश्रुत ने मेंशन किया है। तो उष्ण तीक्ष्ण हमको पता चलता है कि हाँ उष्ण तीक्ष्ण पित्त का गुण है, बट रुक्ष हमको लगता है कि वायु का होगा। लघु लगता है वायु का होगा, विषद लगता है वायु का होगा। बट ऐसा नहीं है, ये पित्त का गुण है, अकॉर्डिंग पित्त का भी गुण है अकॉर्डिंग टू सुश्रुत। तथा इस पित्त के समान योनि वाला क्या होता है? कटु रस होता है। जैसे इसके समान योनि वाला कषाय रस है, तो ये कटु रस वाला है। तो बाकी कैसे क्या बढ़ा रहा है वो लिखा हो, उसकी जरूरत नहीं है। फिर आ गया कफ के बारे में। कफ कैसा? मधुर है, स्नेह है, गौरव है, शैत्य है और प्रच्छिल्य है। तो कफ का बिल्कुल सब कुछ अलग है। शैत्य मतलब शीतल आ गया, जो वायु का गुण है।
फिर इसके समान योनि वाला कौन सा होता है? मधुर रस होता है। फिर मधुर रस कैसे क्या बढ़ाता है, तो ध्यान रखेंगे आप यहाँ पे, ध्यान ये वाला पॉइंट रखना है कि ये वाला हमको कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, आगे देखते हैं, जी सर। इसको जाने दीजिए श्लोक को। ये वाला इस पिछले बार इसी श्लोक से ना 3 क्वेश्चन आए हैं यूपीएससी एमसीडी में, इस इतने में से। ठीक है, तो ये क्या है, जो रस से, रस के मतलब कि लक्षण क्या क्या है वो पहले देखते हैं। तो पहले मधुर रस के, अम्ल रस के, वैसे ही देखिए। पहले क्या है, मधुर रस के। मधुर रस का देखते हैं। तत्रीय परितोष उत्पादयति, प्रहलादयति, तर्पयति, जीवयति, मुखालेप जनयति, श्लेष्मणा च अवर्धयति स मधुर। श्लोक आया था, बिल्कुल ऐसे श्लोक आया था। द ऐसा ये वाला आया था श्लोक। जीवाग्र बाधते, गले चोष उत्पादयति। तो श्लोक तो आप नहीं ध्यान रखेंगे, आपको वो पता होना चाहिए कि हाँ, मतलब श्लोक याद मत कीजिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कहाँ मेंशन है, किस रस के लिए मेंशन है। तो जो परितोष हिंदी में देखते हैं कि रसों में जो शरीर या मन को तुष्टि करता है, आह्लाद देता है, तृप्ति करता है, प्राणों का धारण करता है, मुख में चिकनापन पैदा करता है तथा कफ को बढ़ाता है, वो क्या है, मधुर रस है। तो यहाँ पे आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, प्रहलादयति, तर्पयति, जीवयति, मुखालेपी किसके लिए आया है? ये सब आया है हमारा मधुर रस के लिए। श्लेष्मणा च अभिवर्धयति मतलब कफ को बढ़ाता है। ये आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये मधुर रस के गुण है। मधुर रस के लक्षण है कि प्रहलादयति मतलब क्या कर रहा है, मतलब आह्लाद मतलब खुशी लाता है हमारे शरीर के अंदर। तर्पण शरीर को तर्पित करता है। जीवयति जीवन प्रदान करता है। ये सब किसके लिए आया है? मधुर रस के लिए। अब मधुर रस मीठा होता है, आप देखते हैं मीठा जब होता है तो मुख से क्या होता है, मुख गीला हो जाता है। मीठा जब हम कुछ भी खाते हैं तो वैसे ही लिखा हुआ कि मुख हाले गीला हो जाएगा। कुछ भी मान लीजिए रस यहाँ पे मेंशन है ना, तो आप उसके बारे में दिमाग में सोचिए ऐसा होता है क्या। तो आपको लगेगा कि हाँ, मधुर रस का जब मैं सेवन करता हूँ या करती हूँ तो थोड़ा थोड़ा मुख ना गीला हो जाता है, तो इसलिए देखिए मुख आलेप आया हुआ है। तो ये सब कुछ चीजें आप ध्यान मतलब बिना पढ़े भी याद रख सकते हैं। मीठा खाते हैं तो क्या होता है, खुशी होती है, प्रहलाद यति। मीठा खाते हैं तो क्या होता है, मतलब क्योंकि मीठा है ना, मधुर है, तो उसमें क्या है, मतलब जीवन प्रदान करता है। मीठा चीज क्या करता है, सब कुछ को अच्छा लगता है, तो इसलिए ऐसा ही आप ऐसे ही याद कीजिएगा। फिर दूसरा क्या है, अम्ल रस के बारे में बोला गया है। अमरस क्या है? यो दंत हर्ष। दंत हर्ष मतलब दांत जैसे किटकिटाते हैं, जैसे हम कैसे आंवला खाते हैं तो दंत हर्ष होता है कि नहीं होता है? होता है ना, खट्टी चीजें जब खाते हैं तो दंत हर्ष होता है। और क्या होता है, मुख से श्राव आने लगता है, लार टपकने लगता है। जब नींबू देखते हैं या संतरा देखते हैं तो मुख से लार टपकने लगता है। फिर तो यो दंत हर्ष उत्पादयति, मुख श्राव। श्रद्धा मतलब क्या होता है, जब खट्टी चीजें खाते हैं तो और भी कुछ खाने का मन करता है। श्रद्धा मुख में, मुख को बढ़ाता है। तो ये लिखा हुआ है। तो आम्ल का मेन चीज क्या हो गया, दंत हर्ष, मुख श्राव और श्रद्धा। आप लोग अंडरलाइन कर रहे हैं ना सभी? यस सर। यस सर। ठीक है, तो तीनों पॉइंट है। श्रद्धा जी सर। क्या, हिंदी में भी वही चीजें देख, वही चीज लिखा हुआ है कि दंत को हर्षित करता है, मतलब दांत किटकिटा, जैसे मुख में लाला का श्राव करता है, तथा भोज आदि पदार्थ अधिक सेवन करने की इच्छा को उत्पन्न करता है। अम्ल रस है। मतलब कि जैसे आपके पास कोई पेशेंट आता है और कहता है कि भैया मुझे भूख नहीं लगती, तो आप क्या कहते हैं, चल अमल की चूर्ण स्टार्ट कर लेने के लिए। फिर आगे हमारा आ गया लवण। लवण के लिए क्या कह रहा, भक्त रुचि उत्पादयति, कफ प्रशेक जनयति, मार्दव च आपिदति। आप सोचिए, आपके खाने में अगर नमक नहीं होगा तो क्या होगा, आपको खाने में रुचि रहेगी? नहीं रहेगी ना। देखिए श्रद्धा इसके लिए आया है, अम्ल के लिए आया है। और भक्त रुचि मतलब भक्त को मतलब अच्छा भोजन में रुचि करता है, भोजन को स्वादिष्ट बनाता है। कौन सा, अब लवण रस। भक्त रुचि, कफ प्रशेक यहाँ पे आया था, मुख में श्राव करना, यहाँ पे क्या होता है, कफ को निकालता है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। मतलब दिमाग में अगर सोचिएगा तो सेम ही है कि मुख में श्राव आ रहा है तो मतलब कुछ कफ वाली चीज आएगा, लेकिन श्लोक अगर ध्यान रहेगा कि मुख श्राव आया है अम्ल रस के लिए, और कफ प्रशेक आया है हमारा लवण रस के लिए। तो आप इसमें अंडरलाइन कीजिएगा, भक्त रुचि, कफ प्रशेक, मार्दव छोड़ दीजिए दीजिए मृदु करना छोड़ दीजिए। 2 पॉइंट अंडरलाइन कीजिए, भक्त रुचि और कफ प्रशेक। ठीक है, ये हमारा तीसरा हो गया लवण रस। चौथा कौन सा रस है, कटुक रस। कटुक में क्या है, जीवा अग्र बाधते, उद्वेग जनयति, सिरो गृहति, नासिका श्राव्यति। कटु क्या होता है, मिर्च कैसा होता है, मिर्च का रस कैसा होता है पता है आपको? तिक्त होता है। किसका? मिर्च, हरी मिर्च का रस कैसा होता है? कटु सर। कट्टू कटु है। होता है। कटु।
कटु होता है, ठीक है। तो अब मिर्च सोचिए आपके क्या होगा, मिर्च आप अपने टंग के ऊपर रखिए तो क्या होगा, टंग पे रखते हुए जीवा क्या करता है, अगर बाधित है उसको लगता है नहीं यार इसको नहीं लेना है, तो यो जीवा अगर बाधित है किसके लिए है, हमारा कटु रस के लिए है। उद्वेग मतलब उद्वेग समझ रहे हैं ना, बेचैनी उत्पन्न करता है बॉडी के अंदर। सिरोग्रहण, अब क्या होता है, मेरा तो तीखा खाने से सर भारी भारी हो जाता है, दर्द होने लगता है, आप सोचिए करेला, करेला जैसा चीजें हैं। जीवा अगर बाधते उद्वेग जनयति सिरोगृहति, और नासिका से स्राव है, ऐसा पानी आता है कि मुख और नाक से सबसे पानी आने लगता है जब हम मतलब मिर्च खाते हैं तो। होता है कि नहीं होता है? तो यस इसमें सर। आप अंडरलाइन कीजिए, जीवा अगर बाधते, ये क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन है कि जीवा अगर बाधते किस रस के लिए है, तो हमारा कटुक रस के लिए है। उद्योग वाला तो उतना नहीं है, लेकिन हाँ जीवा अगर बाधित्य किसके लिए है, तो कटुक रस के लिए है। सिरोगृहति किसके लिए है, तो कटुक रस के लिए है। और ना सब जगह देखिए मुख स्राव आ रहा था, यहाँ पे मुख आलेप, मुख स्राव, कफ प्रशेक ऐसा आ रहा था, बट नासिका, नाक से भी पानी निकाल देता है ये कटुक रस। अब पांचवा क्या है, तिक्त रस। राहुल, राहुल है, जी 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 समझ में आ रही चीजें? नोट कर रहा हूँ सर अभी। नोट करें किसको, सुनिए अच्छे से, समझिए चीजों जी को। जी चलिए ठीक है, ठीक है, आगे नेक्स्ट रस देखते हैं। पांचवा रस क्या है, तिक्त रस है। चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप मान के चलिए यूपीपीएससी के पेपर में नहीं आएगा तो किसी और पेपर में आपसे क्वेश्चन यहाँ मिल जाएंगे। योग गले, अब कह रहा है तिक्त रस के बारे में क्या कर रहा है, अब तक मतलब नासिका मुख के बारे में आ गया था, अब गले पे आ गई है। योग गले चोस उत्पादियते, मतलब जो गले में चोस, चोस किसको कहते हैं जानते हैं, मतलब जैसे लग रहा है ना कि कुछ चूस रहा है कोई वहां से ना, सुख, कोई सुखा रहा है वहां से चीजें, ठीक है ना। तो योग गले चोस उत्पादयति, मुख में विषदता जनयति, भक्त रुचि, देखिए भक्त रुचि यहाँ भी आ गया, ये एक और किस रस के लिए आया था, रस लवण लवण रस के लिए आया था। और हर्ष भी आया, हर्ष किसके लिए आया था, दंत हर्ष आया था, किसके लिए आया था, अम्ल रस के लिए आया था। इसके लिए आया था ना यहाँ पे दंत हर्ष करके, ये हर्ष अलग है और ये दंत हर्ष अलग है। यहाँ पे दांतों में किटकिटाहट हो रही थी, यहाँ पे बॉडी में हर्ष हो रहा है, ठीक है। तो तिक्त वाला क्या, देखिए ऊपर वाला सब ना बहुत इजी इजी था तो मजा आ रहा था, अब क्या करेंगे, कंफ्यूज करेंगे आचार्य आपको। तो तिक्त रस के लिए आप ध्यान रखेंगे, गले में चोस उत्पन्न करना, मुख में विषद उत्पन्न करना, और भक्त रुचि हर्ष। तो भक्त रुचि के नीचे आप लिख लीजिए यहाँ पे प्लस किसके लिए है, लवण के लिए है, ताकि आपको ध्यान रहे कि लवण के लिए भी ये आया है, ठीक है। और हर्ष, तो आप चाहे तो अलग लिख सकते हैं कि दंत हर्ष करके, दंत हर्ष लिख के सामने लिख लीजिए अम्ल रस, और केवल हर्ष किसके लिए आया, केवल हर्ष आया है तिक्त रस के लिए। यहीं पे कहीं पे साइड में लिख लीजिए, दंत हर्ष के सामने ऑब्लिक करके अम्ल रस, और हर्ष के सामने ऑब्लिक करके आप लिख लीजिएगा तिक्त रस, ठीक है। तो ये हमारा पांचवा रस था। मैं पूछूंगा आप लोगों से कल, इसको अच्छे से देख लीजिए। तो गले में जोश उत्पन्न करना, मुख को विषदता, और भक्त रुचि और हर्ष तिक्त रस का। लास्ट क्या है, कसाय रस। कसाय रस के लिए देखिए क्या है, कसाय इसके लिए यो वक्त्रम परिशोषयति है। अब क्या कर रहा है, पूरे मुख को क्या कर रहा है, शोषण कर रहा है। यो वक्त्रम परिशोषयति, जीवा स्तंभयति, यहाँ पे आया था जीवा अग्र बाधते, यहाँ कह रहा है जीवा स्तंभयति। आपको पता है स्तंभन किसका गुण है, वायु का गुण है। और कषाय रस में क्या होता है, वायु गुण प्रधान होता है। तो वही सब हो रहा है, वायु गुण पूरा प्रधान होता है, इसलिए क्या कर रहा है, परिशोषित, एकदम सुखा रहा है। जीवा स्तंभयति, कंठ में कंठ भग्नादिति, और हृदय कर्षयति, ये चार गुण इंपॉर्टेंट है, ये चारों गुण। तो कषाय का क्या हो गया, वक्त परिशोषति, जीवा स्तंभयति, कंठ भग्नाति, हृदय कर्षयति, पीड़यति च। देखिए हिंदी क्या कह रहे हैं, कि हिंदी में क्या करें, जो मुख को सुखाता है, मतलब मुख परिशोष्यति, मुख को सिखा, जो मुख को सुखाता है, जीवा को स्तंभित कर देता है, कंठ का संकोच करता है, कंठ को संकोच का मतलब कंठ बदनाती, और हृदय को खींचता है और पीड़ित करता है। हृदय को खींचना और पीड़ित कौन कर रहा है, हमारा तिक्त रस कर रहा है, मतलब सॉरी कसाय रस कर रहा है, कसाय रस कर रहा है। तो आप एक बार श्लोक भी अंडरलाइन कर लेंगे और उसका हिंदी में देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा 6 रस के बारे में
लक्षण बता दिया गया कि ये 6 रस के लक्षण क्या-क्या है कि ऐसा हो सकता है बॉडी में ये करेगा। ठीक है? ये तो बहुत छोटा-सा था। अभी फिर से इन्होंने डिटेल बताया कि मधुर रस क्या-क्या और करेगा। जैसे रस, मधुर रस, अम्ल रस, सब ये तीनों बारे में सबके बारे में डिटेलिंग है। तो देखते हैं अब इसको, ठीक है। तो अभी हम छोटे छोटे पॉइंट्स हम 6 रसों का देख लिए। अब हर एक रस का गुण और वो मतलब कि ज्यादा लेने से क्या नुकसान हो सकता है उसके बारे में वर्णन किया गया। अब बहुत बड़े बड़े श्लोक हैं, इतने बड़े श्लोक याद नहीं कर रखेंगे। छोटा छोटी पॉइंट याद करेंगे कि मधुर रस क्या कर सकता है, इसके ज्यादा सेवन से क्या नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहले क्या, रस गुणात ऊर्ध्वक्षाम तत्र मधुरो। तो सबसे पहले मधुर रस के बारे में हम देखेंगे। मधुरस क्या कर रहा है? मधुरस, अब क्या आपने हमने देखा था मधुरस क्या कर रहा था, ऊपर अगर आप सोचिएगा तो मधुरस जीव्यति कर रहा था, तर्पयति कर रही थी, तर्पयति कर रहा था। तो तर्पण का मतलब क्या होगा, सब चीज को तर्पण बढ़ा रहेगा। तो वही लिखा हुआ है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा, मतलब जो भी हमारे सप्त धातु है सबको क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र स्तन्य वर्धन। तो जितने भी धातु है उसको सबको क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। आंखों के लिए चक्षुष इंपॉर्टेंट है। केश्य है मतलब बालों के लिए अच्छा है। वर्ण है। बल, आपको पता है कि बल मतलब बल दे रहा था, हमने ऊपर देखा भी था, बल देखा था ना कि हाँ मतलब ऐसा ही बल जीव यति तर्पयति, अगर आप ऐसा सोचिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ बल बल देगा, मधुर रस देगा। तो ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बल ले केश्य थोड़ा सा अंडरलाइन कर लीजिएगा। केश्य कौन है, मधुर रस है। बल कृत संधान सोनित रस प्रसादन, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा। सोनित रस प्रसादन बाल वृद्ध छत, मतलब जो भी बच्चे हैं, जो बूढ़े हैं, जो छत छीन, जो कमजोर व्यक्ति है, क्षीण वाले व्यक्ति है, उनके लिए हितकारी है। फिर षटपद पिपलिका, जो मतलब आपको पता है चीटी उटी, जो षटपद पिपलिका उसी को कहते हैं, चीटी उटी को कहते हैं, कीट पतंगों के लिए कहते हैं। उनके लिए क्या है, षटपद पिपलिका अमिष्ट, मतलब उनके लिए क्या होता है, उनको मजा आता है, वो इसके लिए आकर्षित होता है, ये आपको पता ही है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। और क्या मधुर, मधुर है तो क्या होगा, दहा प्रशमन। फिर षट इंद्रिय प्रसादन, कृमि कफ कर, मतलब कृमि आपको पता है कि कृमि मतलब कीड़े मकोड़े मधुर रस के पास आते हैं। तो मधुर रस के आप इतना कुछ ध्यान ना रखे, बस अपने इमेजिन कीजिए कि मधुर रस ऐसा करता है क्या। तो ऐसा आपको लगेगा कि हाँ ऐसा होता है। तो मधुर रस का आप अंडरलाइन कैसे कर लीजिए, सोनित रस प्रसादन कर लीजिए। फिर बच्चों और बूढ़ों के लिए हितकारी है, ये आपको पता चल जाएगा। षटपद पिपलिका जो भी होता है इसकी ओर आकर्षित होते हैं, कृमि आकर्षित होते हैं, इंद्रियों के लिए प्रसादन हो करता है। तो ये सब आपको ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है। सब एक गुण अप्यय, मतलब इसका अगर अत्यर्थ सेवयान, मतलब आप इसका ज्यादा यूज कीजिएगा। मान लीजिए कोई मधुर रस का ज्यादा यूज करेगा तो क्या होगा, काश होगा, श्वास होगा, काश श्वास होगा, अल्सक होगा, छतु वदन मुख क्या होगा, मधुरता होगा, उपघात होगा, कृमि हो जाएगा, गलगंड, बहुत सारी बीमारियां हैं। अर्बुद लिपत बस्ती गुद उबलेव अभिषंद प्रभृति जनियति। आप सब अंडरलाइन मत कीजिए, एक बार बस देख लीजिए कि हाँ ये मीठा ज्यादा खाने से क्या क्या बीमारी हो सकती है, वही लिखा हुआ, काश श्वास आदि करके याद रखेंगे, ठीक है। देखते हैं हिंदी में क्या बोला गया है जो हमने देखा है। अब इसके आगे रसों का गुण का वर्णन करते हैं। उनमें से मधुर रस क्या कर रहा है, रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा सबका वर्धक है। मैंने बोला था नेत्रों के लिए, चक्षुष्य में यहाँ पे आया था, तो नेत्रों के लिए भी हितकर है। कौन है, मधुर रस है। केशों को लाभ पहुंचाता है, शरीर के रंग को बढ़ाता है, वर्ण है, बलकारक है, भग्न हुए अस्थि भागों को संधान करता है, रक्त और रस का प्रशन करता है। ये अंडरलाइन कीजिएगा, मैंने बोला था ना रक्त, यहाँ पे था ना रक्त शोणित रस प्रसादन करके, यही है ये। बालक बूढ़े छत और क्षीण मनुष्य के लिए हितकारी होता है, दाह को शांत करता है। पंच इंद्रिया प्रसादन था, षड इंद्रिया मतलब 5 इंद्रिय और मन की 6 इंद्रियों को संतुष्ट करता है। और अधिक सेवन करने से क्या हो सकता है, कृमि और कफ को बढ़ाता है। यह मधुर रस उप प्रकार से अच्छे गुण वाला होने पर भी अकेला इसे अधिक सेवन किया जाए तो वो वास श्वास अल्सक वमन, पता है कि मतलब कफ को बढ़ाएगा। तो कफ रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे वमन हो गया, अल्सक हो गया, मुख की माधुरता हो गई, स्वर का नाश, कृमि रोग, ये अंडरलाइन कीजिएगा, स्वर नाश, कृमि रोग और गलगंड रोग को पैदा करता है। एवं अर्बुद स्लीपत बस्ती और गुदा में लेप या चिकनापन पैदा करता है। शुगर बढ़ेगा तो क्या होगा, यही बस्ती उस्ती के रोग होंगे, भारीपन अवसन करता है। तो ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो ये मधुर रस का 2-4 पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। बाकी आप बस इमेजिन कीजिएगा और सोचिएगा आप मधुर रस खा रहे हैं, तो आपको समझ आ जाएगा हाँ ये मधुर रस से हो सकता है। चरक में भी मेंशन है, तो चरक वाला वहां पे जब 26वां चैप्टर देखेंगे तो वहां पे आएगा। अब दूसरा क्या है, अम्ल रस के बारे में। आ रही है ना चीजें समझ में, मैं आराम आराम से बता रहा हूँ क्योंकि चैप्टर इंपॉर्टेंट है।
जी सर। ठीक है, तो अम्ल रस क्या है? जरन, जरन मतलब भूख को पचाने के लिए मतलब अम्ल रस चाहिए। जरन, पाचन, दीपन। अब हमने देखा था ना कि मतलब भूख को बढ़ा रहा है, यहाँ पे आया था ना, दंत हर्ष, मुख श्राव, श्रद्धा। तो क्या, क्यों श्रद्धा, भूख में क्यों श्रद्धा आएगी? जब पाचन दीपन, पाचन अच्छे से होगा किसी चीज का। तो अम्ल रस क्या कर रहा है? जरन, पाचन, दीपन, पवन निग्रह, मन कोष्ठ विदाही, बहि शीत। ये अंडरलाइन कर लीजिएगा। कोष्ठ विदाई, पेट के अंदर क्या कर रहा है? दाह उत्पन्न करता है, लेकिन बाहर से क्या होता है? ठंडा होता है। ऐसा पता है क्यों है? बाहर से देखने में तो ठंडा लगता है, पर अंदर जाके ना वो गर्म, गर्मी उत्पन्न करता है। उसमें ना अग्नि गुण प्रदान है, देख नहीं रहे? जब पा मतलब पृथ्वी और अग्नि महाभूत प्रदान होती है, पित्त को भी बढ़ाता है। लेकिन अगर आंवला वगैरह छूते तो क्या होता है? वो ठंडा होता है। तो अम्ल रस कैसा? कोष्ठ विदाही, कोष्ठ में दाह उत्पन्न करता है, लेकिन बाहर से शीत होता है। क्लेदन कारक है। प्रायोसो हृदय, मतलब कभी कभी हृदय के लिए अच्छा है। स एवं गुणी मतलब ज्यादा यूज करने से क्या होगा? दंतर्स होगा। नैन सम्मिलक सरोज, बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, हिंदी में हम अंडरलाइन करवाते हैं इसको। अम्ल रस भोजन का पाचन करने वाला, पाचन दीपन, वायु का निग्रह कारक, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा। दोषों का अनुलोमक और कार्बोनेटिव, पता नहीं इंग्लिश कहाँ से ये आ गया यहाँ पे, इसको हटाइए। कोष में मतलब कोष्ठ में दाह करा, बाहर में सीधी, अंडरलाइन कर लीजिएगा। शरीर का क्लेदक और प्रायः हृदय के लिए हितकर होता है, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा। हृदय के लिए हितकर है, और हृदय के लिए हितकर। अभी एक और रस आया था, पता है आपको? यहाँ पे अहितकर कौन सा रस आया था? ये आया था, कसाय रस। वो ऐसा उत्तम गुण वाला होता है, और यदि अकेला ही अधिक मात्रा में सेवित किया जाए तो दंतहर्ष, आपको पता है दंतहर्ष किससे होगा? अम्ल से होगा। नेत्र संकोच, शरीर में रोमांचकारी, कफ का विलायक, ये अंडरलाइन कीजिएगा। कफ का विलयन, कफ विलयन, ये अंडरलाइन कीजिएगा। कफ विलयन, शरीर शैथिल्य, ये किस रस की वजह से हो रहा है? कफ विलयन और शरीर की शिथिलता, ये किस रस की वजह से हो रहा है? तो अम्ल रस की वजह से हो रहा है, ये अंडरलाइन कीजिएगा। फिर छत, अभिछत, दग्ध, दष्ट, भग्न, शून्य, इसके लिए उपयोगी नहीं है, यहाँ पे देखिए आएगा। छत के लिए, अभिहत के लिए, दग्ध के लिए, सर्प के लिए, सर्प किसी ने काट लिया, अस्थि भग्न में, शोथ में, रुग्ण में, प्रच्युत लूत आदि से। अब मतलब मान लीजिए किसी को कीड़े मकोड़े ने काट लिया, उनको पका, इसी चीज को क्या करता है? ये पकाता है। मान लीजिए कहीं भी मान लीजिए जख्म हो चुका है, अगर वहां पे आप आंवला रस दीजिएगा तो क्या करेगा? उसको पकाएगा। वही लिखा हुआ है कि छत में, अभिहत में, दग्ध में, व्रण में, किसी टाइप का व्रण में क्या करना चाहिए? इसको पका देता है, ठीक है ना? तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि अमरस क्या करता है? चीजों को मतलब जो हमारा घाव वाव है उसको पकाता है, तथा आग्नेय स्वभाव का होने से कंठ, छाती और हृदय में दाह उत्पन्न करता है। तो आपसे पूछा जाएगा, कंठ उरो हृदय परिदहती किसके लिए आया है? तो अम्लरस के लिए आया है। तो ये पॉइंट अंडरलाइन कीजिएगा। क्या क्या अंडरलाइन कीजिएगा अम्लरस में? जलन पचन तो आपको ध्यान में रहेगा। कोष्ठ विदाई, कोष्ठ पेट में दाह उत्पन्न करता है, लेकिन क्या? बहिष्ठित, बाहर से क्या होता है? ठंडा होता है। फिर अंडरलाइन कीजिएगा कफ विलयन, शरीर शैथिल्य। फिर छत, अभिछत, दग्ध, दग्ध, ऐसा करके आगे पाचन अंडरलाइन कीजिएगा। ये डॉट डॉट मतलब कि इन सब में क्या कर रहा है? इसको पकाता है। फिर परिदेहती किसको? कंठ में, उर में, मतलब कंठ कहते हैं ना कि मतलब अम्ल पित्त जब होता है तो क्या होता है? हृदय में, कंठ में, उर में क्या होता है? दाह होती है, वैसा ही लक्षण उत्पन्न करेगा। अगर आप ज्यादा अम्ल मतलब चीजें लेंगे तो अम्ल पित्त हो जाता है, तो ऐसा ही चीजें होती है। एक सेकेंड चार्ज करना। ये हमारा हो गया अम्ल रस। थक गए क्या सभी? नहीं सर। तो पानी वानी जिसको पीना पी लीजिए, अभी है भी हमारे पास 4 रस और बचे हैं। अब हमारा आ गया, अब हमारा आ गया लवण रस। लवण रस के बारे में देखते हैं। लवण क्या करता है? संशोधन, पाचन, यहाँ भी आया पाचन, अम्ल रस के लिए भी आया था, तो संशोधन अंडरलाइन कर लीजिएगा। विश्लेषण, क्लेदन, शैथिल्य, उष्ण, सब रस प्रतिनिक, ये अंडरलाइन कीजिएगा। मार्ग विशोधन, ये दोनों पॉइंट अंडरलाइन कीजिएगा। क्या है हिंदी में हम देखेंगे, बस आप अंडरलाइन कीजिए। सब रस प्रतिनिक, मार्ग विशोधन, सर्व सर्पी मृदु मार्दव करोति, ये जाने दीजिए। और ज्यादा यूज कीजिएगा तो गात्र, कंडुकोट, सब विवर्ण, पुंस्तत्व, उपघात, ये अंडरलाइन कीजिएगा।
अक्षिपाक, मुख अक्षिपाक, फिर रक्त पित्त वात शोणित अम्लिका, ये सब पैदा करता है। तो अभी हिंदी देखते हैं, फिर हम श्लोक बताते हैं आपको। लवण रस का अगर आप क्या, लवण रस दोषों का क्या करता है, संशोधक होता है। तो संशोधन में आप देखते हैं ना, पंचकर्मा जब हम करते हैं तो उसमें जब हम क्वाथ बनाते हैं तो उसमें लवण रस डालते हैं, डालते हैं कि नहीं, लवण रस डालते हैं, मधु डालते हैं, थोड़ा नमक डालते हैं, सेंधा लवण डालते हैं। तो इसलिए इसको बोला गया संशोधन का कार्य करता है। आमादि का पाचक है, संधियों का विश्लेषक। तो आप ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, संधियों का विश्लेषण ही आया था, संधियों का विश्लेषक है। शरीर का क्लेदक जाने दीजिए, शिथिलता जाने दीजिए। उष्ण और सब रस का विरोधी है। सब रस प्रत्यनिको, सब रस का विरोधी कौन सा रस है, तो लवण रस है। फिर मार्ग विशोधन, तो मल मूत्र मार्ग का शोधक है। आपको पता है, अभी मैंने संशोधन शोधक हो गया, तो यही है ये। तथा संपूर्ण शरीर के अवयव में मृदुता पैदा करने वाला था। वो ऐसा गुणों वाले होने पर भी क्या करता है, जब अधिक मात्रा में सेवन कर लेंगे तो कोढ़ कंडू खुजली, कोढ़ कंडू, विवरणता, पुंसत्व का विनाश, ये अंडरलाइन कीजिएगा। फिर इंद्रियों के सकर्म, इंद्रियों का भी नाश करता है। फिर मुख और नेत्र में पाक करता है, रक्तपित्त वातरक्त अम्लिका आदि रोग को उत्पन्न करता है। तो यही यहाँ पे मैंने अंडरलाइन करवाया था। लवण संशोधन, सब रस प्रतिनिक मतलब सभी रस का विरोधी होता है। मार्ग शोधन मतलब मार्ग को शोधन कार्य करने में उपयोगी करता है। फिर अगर इसका ज्यादा यूज किया तो क्या करेगा, पुंसतत्व उपघात और इंद्रिय उपताप, मतलब नपुंसकता को भी लाता है और इंद्रिय को भी नष्ट करता है। बाकी जो भी, जो जैसे अक्षिपाक हो गया, मुख पाक हो गया, रक्तपित्त हो गया, वातरक्त हो गया, अम्लिका हो गया, ये सब को अगर आप ज्यादा यूज करते हैं तो देने वाला होता है। ये हमारा हो गया लवण रस, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक की कहानी बहुत इजी होती है। मामला जब हमें, जब क्वेश्चन गलत होना स्टार्ट होता है, वो कटु तिक्त कषाय में होता है, उसको बड़ा अच्छे से देखेंगे हम। ठीक है, अभी हमने देख लिया, तीन रस हमारे हो गए हैं, अब है कटुक रस। सॉरी, अगला जो चौथा नंबर है वो है कटुक रस। फिर वैसे ही कटुक के लिए भी आया, दीपन पाचन रोचन, ये सब जाने दीजिए। स्थौल्य, कफ, कृमि, विष, कुष्ठ, कंडु प्रशमन। मतलब मान लीजिए आपके पास कोई पेशेंट आता है जो मोटा होता है, तो आप उसमें मतलब मधुर रस ना दे, कटु रस देते हैं। पता नहीं आप लोग मतलब प्रैक्टिस कैसे करते हैं, और प्रैक्टिस जब करते हैं तो ये हमें पता चलना चाहिए कि हाँ रस कौन सा रस देना है किसको। देखते हैं, चलिए आप अंडरलाइन कीजिए पहले। स्थौल्य, आलस्य, कफ, कृमि, विष, कुष्ठ, कंडु प्रशमन, संधि बंध विच्छेदन, अपसादन, स्तन्य शुक्र मेद, समुनता चयति। मैं श्लोक अंडरलाइन कर रहा हूँ, हिंदी पढ़ूंगा तो आपको समझ में आएगा। और इसका ज्यादा यूज करने से क्या होता है, भ्रम, भ्रम गल तालु, शोष दाह संताप बल विघात कंप तोद भेद कर चरण, ये कर चरण पार्श्व पृष्ठ अभितपी वातशूल। फिर देखते हैं हिंदी, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा श्लोक। हिंदी क्या कह रहा है, कटु रस दीपन पाचन रोपन दोष संशोधन करता है, तथा ये अंडरलाइन कीजिएगा, स्थूलता, आलस्य, कफ, कृमि, विष, कुष्ठ, कंडु इन्हें शांत करता है। मतलब मान लीजिए किसी को कृमि रोग हो गया तो उसमें कटु रस का यूज कीजिए। जो स्थूल है उनमें आप क्या कीजिए, कटु रस का कीजिए। जो आलस्य है उनमें क्या कीजिए, कटु रस का यूज कीजिए। फिर विष में भी कटु रस, कुष्ठ में भी कटु रस, कंडु में भी, कृमि कंडु ये सब में क्या कर रहा है, कटु रस का यूज करना चाहिए, क्योंकि उसको शांत करता है। एवं संधि बंध विच्छेदन मतलब संधियों के बंधन को ढीला करता है। संधियों के बंधन को ढीला करता है। जैसे वात रक्त के, सॉरी, वो पेशेंट आते हैं, वात रक्त के पेशेंट आते हैं, वहां पे बहुत अच्छा कटुरस काम करता है। और क्या कह रहा है, अन उत्साह कारक है, या हृदय आदि का अवसाद करने वाला है। हृदय आदि अवसादन यहाँ पे लिखा है, उसको छोड़ दीजिए, रहने दिए। करने वाला, दूध वीर और मेदो धातु का नाशक है, इसको भी जाने दीजिए। नहीं सॉरी, इसको अंडरलाइन कीजिए, स्तन शुक्र मेद समुन्थ, मतलब जो आपने देखा ना कि मोटापा को शांत कर रहा है, तो मेदो धातु का नाशक ही होगा। और वीर और दूध, स्तन और शुक्र को उपहंता, नाशक करने वाला होता है, ये भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। इस प्रकार के, उसके बाद फिर क्या करेगा, अगर आप ज्यादा यूज कीजिएगा तो भ्रम पैदा करेगा, मध्य गला तालु ओष्ठ में सोत, दाह और संताप करता है, तथा देह के बल का नाश, शरीर में कंपन, ये अंडरलाइन कीजिएगा, शरीर में कंपन करता है। सुई जैसी पीड़ा, तोड़ने की जैसे पीड़ा, क्यों, क्या कटु क्या वात प्रधान है, तो वात वाले क्या करेंगे, शरीर में ये सब कंपन उपन करेंगे, और क्या करेंगे, तोदन भोदन करेंगे, वही लिखा हुआ है। बाकी हाथ पैर पार्श्व और पीठ आदि स्थानों में वातिक शूल उत्पन्न करता है। वातिक शूल अपन ध्यान कर लीजिएगा, वातिक शूल किसमें है, तो कटुरस में है। तो कटुरस का एक बार देख लेते हैं फिर से, स्थूलता, आलस्य, कफ, कृमि, विष, इन सबको शांत करता है, संधियों के बंधन को ढीला करता है।
अनुत्साहकारक भी है। दूध मेद और मेधातु का नाशक है। भ्रम वर्म पैदा करता है, शरीर में कंपन पैदा करता है, बाकी वातक शूल पैदा करता है। क्योंकि ये कटु रस क्या वात इसमें प्रधान होता है। कौन कौन से महाभूत है उसमें होते हैं, अभी हमने देखा था। वायु और आकाश। वायु वायु और अग्नि। वायु अग्नि है ना, वायु अग्नि। वायु अग्नि। कटु में वायु अग्नि है। अभी क्या देखा था हमने? वायु और अग्नि। वायु अग्नि। ठीक है। नहीं यार ए सुना। फिर हमारा ये चौथा रस हो गया। ठीक है, तो वातिक शूल ध्यान रखिएगा किस में आया है, कटुक रस में आया है। बाकी ये सब तो आप बिल्कुल याद रखिएगा। कफ, कृमि, कष्ट, कुष्ठ प्रशमन के लिए कटु रस यूज करते हैं। फिर आगे हम देख रहे हैं तिक्त रस के बारे में, पांचवा रस है। ठीक है, पहले अंडरलाइन कर लीजिएगा छेदन। छेदन अंडरलाइन कीजिएगा, छेदन पहली बार आया। बाकी पाचन, रोचन, दीपन सब रस के लिए कहीं ना कहीं मेंशन है। कंडुक, कोट, तृष्णा, मूर्छा, ज्वर प्रशमन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्वर पर जो जैसे गुडुचि वगैरह, क्या गुडुचि क्या गिलोय जो होता है कि तिक्त रस होता है। आप देखते हैं गिलोय का जैसे संसमनी वटी आती है, तो सब क्या ज्वर में नाश करने के लिए यूज करते हैं, वो क्या तिक्त रस होता है वो। बाकी स्तन्य शोधन, पाठा जो होता है, देव ये सब जो पाठा उठा जो है वो क्या स्तन्य शोधन का यूज करते हैं, वो भी क्या तिक्त रस है। वीन मूत्र क्लेद मेद, इसको भी अंडरलाइन कीजिए। वीन मूत्र क्लेद मेद वसा पुई उपशोषण, मतलब क्या करता है जो मूत्र है, क्लेद है, जो चिपचिप वाली चीज है, क्या कर रहा है उसका उपशोषण कर रहा है हमारा तिक्त रस। तो ये हम अंडरलाइन कर लिए इसके गुण में। फिर क्या करें, अगर ज्यादा यूज कीजिएगा तो क्या है, गात्र, मन्या, स्तंभ, आक्षेप, अर्दित और शीरशूल, ब्रह्म, तोद, भेद, छेद। बाकी अंडरलाइनिंग ये चारों पॉइंट अंडरलाइन कीजिए। इसको हम ऐसे ही याद किए थे, MAAS, मास। मास किस में आ रहा है, तो तिक्त रस में आ रहा है। देखते हैं अभी हिंदी में पता चलेगा। तिक्त रस कफ आदि का छेदक होता है, ये अंडरलाइन कीजिए, छेदक है, कफ आदि का छेदक है। स्वयं स्वादिष्ट ना होते हुए भी, ये अंडरलाइन कीजिएगा। सोचिए, मतलब तिक्त रस स्वादिष्ट नहीं होता है, फिर भी अन्य भोज्य पदार्थों के खाने में रुचि को करने वाला होता है। समझ रहे हैं, मतलब आपको तिक्त रस खराब लगता है लेकिन फिर भी खाने से क्या होता है, बाकी चीजों को खाने में रुचि पैदा करेगा। ये इंपॉर्टेंट है कि स्वयं क्या होता है, क्वेश्चन आया था स्वयं कौन सा ऐसा रस है जो स्वयं स्वादिष्ट तो नहीं है, फिर भी भूख मतलब रुचि पैदा करता है, तो वो है तिक्त रस। अग्नि का दीपक है, दोषों का शोधक है। ये अंडरलाइन कीजिएगा। कंडुक, कोट, तृष्णा और ज्वर का प्रशम करने वाला इंपॉर्टेंट है। दुग्ध का शोधन मतलब स्तन्य शोधन। वीन मूत्र जो भी चिपचिप प्रसाद है उसको सबका क्या कर रहा है, पुई का शोषण करने वाला होता है। ऐसा फिर इसके बाद अगर ज्यादा यूज करते हैं तो मन्यास्तम हो गया, आक्षेपक, अर्दित और सीरशूल। तो आप इसमें यहाँ पे लिख लीजिए मास करके, मतलब मन्यास्तम, अर्दित हो गया, आक्षेप हो गया और सीरशूल। ये किस रस से हो रहा है हमारा, मास। किस रस से हो रहा है हमारा, तिक्त रस से हो रहा है। बाकी भ्रम, तोद, भेद, छेद एवं मुख में विरसता पैदा करता है। आप बस में मुख में विरसता अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हमने ये पहले ही देख लीजिएगा कि विरस है, मतलब इसमें कोई रस, मतलब खुद मुख के लिए अच्छा नहीं है, फिर भी रुचि पैदा कर रहा है। तो तिक्त रस का आप अंडरलाइन कर लीजिए। पित्त रस का छेदन, ज्वर प्रशमन, ये ज्वर प्रशमन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन अगर आते हैं तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ज्वर प्रशमन कौन सा रस है, स्तन्य शोधन कौन सा रस है। बड़ा बड़ा सा नहीं आएगा, वीन मूत्र क्लेद मेद वसा पूई उपशोषण ऐसे नहीं आएगा, पॉइंट वाइज आएगा। ज्वर प्रशमन कौन सा है, स्तन्य शोधन कौन सा है। ठीक है, तो ये हमारा तिक्त रस हो गया। इसके बाद हम लास्ट रस देखेंगे, कषाय रस। कषाय रस में कौन सा गुण प्रधान है, पंच महाभूत प्रधान है। वायु वायु पृथ्वी। आकाश। वायु पृथ्वी। वीपी। वायु। वीपी वायु मतलब वीपी, वायु और पृथ्वी। ऐसे मतलब आप छोटे छोटे शॉर्टकट याद कीजिए, मतलब पूरा याद नहीं, मैंने तो जब पा जा ऐसे याद किया था, वैसे ही याद रह जाता है हमेशा। ठीक है, अब कषाय रस के लिए अंडरलाइन कीजिए संग्राही, क्योंकि उस संग्राही वायु प्रधान है ना, संग्राही। स्तंभन अंडरलाइन कीजिए, शोधन, लेखन अंडरलाइन कीजिए, पीड़न अंडरलाइन कीजिए, क्लेद, शोषण, क्षति। और इसका ज्यादा यूज करने से हृत पीड़ा। हृत में कौन सा रस ज्यादा दाह उत्पन्न कर रहा था ज्यादा यूज करने से, अभी हमने देखा था। कंठ उरो हृदय परिदाह किस रस के लिए आया था अभी,
अम्ल रस के लिए आया था। अम्ल के लिए था, अम्ल के लिए। हाँ तो शरीर और शैथिल्य करके है ना। हाँ संदेश वो अलग चीज है बॉस। और अब हित तो पीड़ा इसी में उसके अम्ल पहले भी रस हम। में ही था, हाँ हाँ ठीक है शरीर शैथिल्य कंठ उर हृदय परिधा करके था। ठीक है ठीक है हाँ। तो अब देखिए हित पीड़ा हमने जब एक लाइन श्लोक देखा था कषाय का वहां भी आया था। यहाँ था ना हृदय कर्षयति पीड़यति, वो यहाँ भी आ गया। इसको थोड़ा एलिब्रेट कर दिया इन्होंने कि हृदय पीड़ा आज से शोष आदमान आदमान, क्योंकि अब इसमें क्या हो रहा है वायु वाले सारे मतलब चीजें आ रहे हैं। वायु का जो जो गुण है, जैसे आदमान कौन करता है, वायु करता है। वाक्य ग्रह मन्या स्तंभ, देखिए यहाँ भी मन्या स्तंभ आया है, मन्या स्तंभ ऊपर भी आया था और मन्या स्तंभ यहाँ भी आया है। वहां मन्या स्तंभ नहीं आया था, यहाँ पे ग्रीवा स्तंभ आया था। लेकिन अगर आप चरक में देखते हैं ना तो वो सॉरी सॉरी, यहाँ पे भी मन्या स्तंभ है, यहाँ पे हिंदी में गलत लिखा हुआ है ग्रीवा और मन्या स्तंभ। आप यहाँ पे ये अंडरलाइन कीजिएगा, तभी मैंने मास बोला था। तो मन्या स्तंभ दोनों में आया। गात स्फुरन चुमचुमाहन किसकी वजह से होता है, वायु की वजह से होता है। आकुंचन आक्षेपण ये सब वायु की वजह से होता है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया कषाय रस के गुण जब ज्यादा यूज करते हैं। हिंदी देखते हैं, कषाय रस में क्या है, संग्राहिक है, वरण आदि का रोपक है, स्तंभन स्तंभन करता है। जब हमने ये गुण अगर देखा। क्वेश्चन अगर आएगा हाँ बॉस। अतिसेवन करने का मन्या स्तंभ का, हाँ तो ऑप्शन में क्या लगाना है, तिक्त और कषाय दोनों है क्या? हाँ बॉस दोनों है, तो दोनों क्वेश्चन में आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि ये और क्वेश्चन आ चुका है क्वेश्चन आया उत्तराखंड हुआ है बॉस। में। और हाँ, क्वेश्चन आप पता है, आपको जब चरक देखते हैं तो चरक में भी आया हुआ है। चरक में भी नहीं, मन्या स्तंभ करके आया हुआ है। हाँ पीवाई क्यू कर रहा हूँ ना मैं, तो उसमें आया था ये मन्या स्तंभ करके। चरक में तो अगर इसमें आप देख। ऑप्शन में कसाई रस देना है कि तिक्त रस दोनों देना है क्या? ऐसे आएगा क्या? अगर बॉस क्वेश्चन पे अगर, क्योंकि अगर गलत, अगर तिक्त रस और कषाय रस अलग अलग आ रहा है तो हाँ आप मतलब आप तो अपने अनुसार लगाएंगे क्योंकि आपको यहाँ का याद रहेगा। हाँ। तो आप कुछ सोचिएगा कि ये लगाऊं वो लगाऊं, आप आराम से जो एक रस लगाइए। तो क्वेश्चन उसका आपके। बेनिफिट मिलेगा आगे है ना हाँ फिर? उसका फिर बेनिफिट, क्योंकि आपके पास सामने प्रूफ है ना ये। ठीक है ठीक है, ठीक हाँ है ना, ठीक है। मन्या स्तंभ अगर दोनों में तो वैसे आएगा, ऐसा बहुत पूछ के नहीं मतलब पूछते हैं तो। इतना हाँ डीप ने आया है, लेकिन रिपीटेड हाँ क्वेश्चन है। क्वेश्चन आया हुआ है बॉस, क्वेश्चन आया है। लेकिन अगर आप चरक का कसाई रस का देखिएगा ना तो वहां पे शायद मेरे को याद आ रहा है, पागा मैंने याद किया था, वहां पे पक्षवध है मतलब पक्षपात है। फिर अर्दित, उसके वहां पे अर्दित आया है कसाई रस के लिए, और यहाँ पे अर्दित आया है आपका मतलब कि तिक्त रस के लिए। तिक्त के लिए हाँ हाँ। वहां पे अपतानक आया है, यहाँ पे अपक्षेपक आया है। वहां पे अपतानक आया है कषाय रस के लिए, यहाँ पे आक्षेपक आया है तिक्त रस के लिए। तो ये सब मतलब आपको ध्यान रखना होगा, वो मतलब जब क्लियर आप। करेगा क्वेश्चन में ही, क्लियर कर देगा चरक के अनुसार या फिर हाँ सुश्रुत जी के जी बॉस। अनुसार करके ना। लेकिन अभी हम सुश्रुत देख रहे हैं तो सुश्रुत का हमको ध्यान न रहा है, लेकिन हम जैसे ही चरक पे आएंगे ना तो चरक में कुछ चीजें बिल्कुल चेंज हो जा रही है। चरक में उन्होंने हाँ, इन कषाय दोनों और। को कंपाइल करके लिखना पड़ेगा इसको ना एक बिल्कुल आपको बार। ये मतलब कंबाइन करके आपको याद करना पड़ेगा, एक जगह पॉइंट बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैंने मास लिखा दिया है तो वहां का मुझे याद है, मैंने कषाय का पागा याद किया था। तो हाँ पागा हाँ। में मैंने पक्षपात, फिर ए से अर्दित था, फिर एक ए से अपतानक था और जी फॉर ग्रह था, ग्रह के लिए आया था। वो हम जब चरक देखेंगे तो वहां पे देख लेंगे, लेकिन यहाँ का भी ध्यान रखेंगे बॉस। तो ठीक है कषाय ठीक है। के लिए, कषाय के लिए संग्राहक स्तंभन लेखन पीड़न हित पीड़ा आदमान वाक्यग्रह चुमचुमाहन। हिंदी देखते हैं, कसाय रस संग्राही, रोपक रक्त या अन्य स्रावों का स्तंभक, दोषों का शोधक है। लेखक, ये सब अंडरलाइन कीजिएगा, लेखक है। पीड़क है, क्लेद को सुखाने वाला है। ऐसा गुण वाला होते हुए भी अगर ज्यादा यूज करते हैं तो हृदय में पीड़ा उत्पन्न करता है। मुख का शोष, अगर पूछा जाए हृदय में पीड़ा उत्पन्न कर रहा है, अगर पूछा जाए कि हृदय के लिए हितकारी कौन सा रस है, हम्म, कौन सा रस है हृदय के लिए हितकारी, अमरस। अम्ल रस। ठीक है, हृदय के लिए हितकारी है अम्ल रस। लेकिन जब ऐसा चीज आता है लेकिन ना कि हृदय जब में ज्यादा, परिदाह भी तो कर रहा है ना, अति लेकिन अगर आप सेवन करने उसमें से उन्होंने मेंशन किया ना, जब आप परिदाह। ज्यादा यूज, जब ज्यादा यूज हो रहा है तब हाँ वहां पे लिखा है ना, मतलब अगर आप हाँ, ज्यादा यूज हृदय करते हैं। परिदाह करके कर रखा हाँ है हाँ। ये कंठ छात हृदय में दाव उत्पन्न करता है, ये कब है, जब जब आप एक लिमिट टाइम से ज्यादा यूज करते हैं तो। हाँ अति यहाँ पे सेवन का हृदय के लिए हितकर भी है और हृदय के लिए दाह भी उत्पन्न कर रहा है दाह भी अम्ल कर के। रहा है। ठीक है, हृदय में पीड़ा, मुख का शोष, उदर में आदमान, बोलने में कठिनाई, वाक्य ग्रह, ये अंडरलाइन कीजिएगा, वाक्य ग्रह। मन्यास्तंभ, चुमचुमाहन, शरीर में आकुंचन, आक्षेप करना। अब देखिए आक्षेप यहाँ भी आया, आक्षेप कहाँ पे आया था, तो आप इस पॉइंट को अलग कर लीजिए, मन्यास्तंभ और तिक्त में भी आक्षेप। आया था, आक्षेपक तिक्त में भी आया था। हाँ तो आप दो पॉइंट अलग कर लीजिएगा, मैंने अपने बुक में लिख रखा है, मन्यास्तंभ
प्लस आक्षेप कहाँ का है? प्लस कसाय का है। तिक्त तिक्त तिक प्लस कषाय का है। और यहाँ पे नीचे अब तानक आप लिख लीजिएगा, चरक का लिखवा दे रहा हूं मैं, अब तानक करके। आक्षेप और तानक एक ही जैसा है। आप तानक भी किसके लिए है? ये है कषाय रस के लिए, चरक के अनुसार। यहाँ पे चरक लिख लीजिएगा, जो वहां आएगा तो वहां देख लेंगे, बट यहाँ पे आप लिख के रख लीजिएगा। मन्या मन्या प्लस आक्षेप किसके लिए है? कषाय प्लस तिक्त के लिए। अब तानक सिर्फ कषाय के लिए, चरक के अनुसार। ठीक है, तो ये हमारा मतलब रसों के गुण थे, और उसके ज्यादा यूज करने से क्या क्या हो सकता है नुकसान। अब उसके बाद क्या है ना कि मतलब बहुत सारे द्रव्यों के बारे में वर्णन किया गया है कि मधुर रस को कौन कौन बढ़ाता है, अम्ल रस को कौन कौन सा बढ़ाता है। तो मतलब वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको आप जाने दीजिए, ठीक है। उतना सारे द्रव्य है, वहां से क्वेश्चन नहीं आते हैं। बस आप ध्यान रख सकते हैं, अगर कर सकते हैं। जैसे काकल्य आदि गण जैसे क्या कर रहा है, मधुर मधुर मतलब मधुर वर्ग के द्रव्य है। बाकी बहुत सारे एग्जाम्पल है कि साली चावल, साठी चावल, जौ, गेहूं, उड़द। इतना हम नहीं याद कर पाएंगे, तो इसलिए मैंने उसको बोला कि आप इसको जाने दे सकते हैं। बस हाँ, ये हर एक में क्वेश्चन आ भी नहीं रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन ये आ भी नहीं रहे अभी नहीं तक। आ रहा है बॉस, इसलिए मैंने इसको स्किप बोला छोड़ देने के लिए। फिर आंवले के लिए आपको पता है आंवले वर्ग में क्या क्या आएंगे। अगर आप देखना चाहे तो आप देख सकते हैं, बट कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो हाँ, एक बार वर्क के हिसाब से देख लेंगे और क्या। हम उसको जाने दीजिए बॉस। आप अभी लास्ट टाइम पे ना बहुत सारी चीजें दिख जाएंगे, फिर आप बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ पाएंगे। तो उस पार्ट को इम्पोर्टेंट हटा दीजिए, वहां से क्वेश्चन कभी आया भी नहीं है, तो जाने दीजिए। लेकिन हाँ, ये जो भी अब से पहले जो हम लोगों ने पढ़ा है वो इम्पोर्टेंट था। और आप ये मान के मत चलिए कि सिर्फ हमारे पेपर यूपी